आज की ऑफकोर्स यहाँ पर कच्चा तेल है। तनिया जी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और एक 15% की गिरावट हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी है। 94 के नीचे का कारोबार फिलहाल यहाँ पर। सीज फायर की बात होते ही वो तो एक चीज है, लेकिन जो 10 पॉइंट एजेंडा यहाँ पर ईरान ने यूएस को भेजा है, जहां पर यूएस ने कहा है कि ये वर्केबल है, जिसमें लेबनान पर अटैक्स नहीं है, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट होने दिया जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की बात की गई है, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। किस तरह से आप ये 10 पॉइंट एजेंडा देखते हैं? और एक कच्चे तेल में नीजोक रिएक्शन तो हमने आता हुआ देखा ही है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इस 2 हफ्ते में, क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए मनीषा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, उनके जो बयान होते हैं और बड़ी बहादुरी की बातें होती हैं वो एक तरफ होती हैं। वो हकीकत यह है कि पिछले कई दिनों से वो बिल्कुल, उनको लग रहा था पूरी तरह ट्रैप हो चुके हैं और वो किसी भी तरीके से उससे निकलना चाहते थे। जिस तरह के बयान उन्होंने दिए कि पूरा सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, ये मान ही जाता, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। लेकिन ये जरूर था कि वो किसी तरीके का रास्ता ढूंढ रहे थे, और रास्ता इसलिए ढूंढ रहे थे वो निकले कि वो ट्रैप्ड हो गए थे। उन्होंने तमाम उन बातों को मान लिया जो कि वो पहले कहते थे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। युद्ध किस लिए शुरू करा गया था? उन्होंने युद्ध इसलिए किया था कि वहां सत्ता परिवर्तन होगा, वो कट्टरवादी देश है, और उन्होंने ईरान के, इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा, और जो आणविक हथियार है वो नहीं बना पाएंगे। वो तो सब मसला ही खत्म हो गया। सारे बात जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब इस पे तो यही जाहिर है कि ईरान वो करेगा जो वो करना चाहता है, आणविक हथियारों को लेकर के भी। और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये उनके हाथ में नया ब्लैंक चेक उन्होंने पकड़ा दिया है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो पहले बिल्कुल मतलब इंटरनेशनल वाटरवेज था, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने मान लिया है कि उस पर ईरान का कब्जा हो जाएगा, ईरान जो मर्जी है उसमें करेगा। कम से कम अभी तो ऐसे ही नजर आता है। इसका मतलब ये होगा उसको मोनेटाइज करेगा। ईरान के पार्लियामेंट ने तो बिल पास कर दिया है कि भाई $2 मिलियन पर शिप लिया जाएगा। अगर आप बैकअप द एनवलप कैलकुलेशन करते हैं तो $80 बिलियन तो उनको जो है इसी चीज से मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से किया है। कल को जो मलक्का स्ट्रेट है, जहां से दुनिया का 70% तेल निकलता है और इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो सिंगापुर, इंडोनेशिया, उन्होंने भी ऐसे कर दिया तो फिर तो इंटरनेशनल लॉ, मैरीटाइम लॉ तो खत्म हो जाएगा। तो लेकिन ये ठीक है अभी, लेकिन स्थिति यह है कि जो तेल का बाजार है वो इस जो अभी जितना भी कीमत चल रही थी, अगर आप डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से देखें आज की तारीख में, तो ज्यादा से ज्यादा कीमत $60 होनी चाहिए थी। अब चूंकि मान लिया जो ये शिप निकालने के लिए इनको जो भाड़ा देना पड़ेगा या टोल देना पड़ेगा, अगर वो होता है ऐसा, अगर आप उसको भी मान लें तो कीमत जो है वो 62 से लेकर $63 पर बैरल से ज्यादा नहीं बनती है। तो इसीलिए आपने देखा कीमत 17%, 18% नीचे आई, अभी और नीचे आएगी। ये $80 के आसपास आ जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि वो तब भी प्रीमियम रहेगा। तो जो कुछ भी घटा है वो सिर्फ जो है वो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम था, जो युद्ध को लेकर के था। यूक्रेन का प्रीमियम तो $63 में ही जो है फैक्टर इन हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आम उपभोक्ता के लिए तो अच्छी खबर, बड़े आयातक जो हैं शॉर्ट टर्म सोचते हैं, अब जिसमें भारत भी शामिल है, अच्छी खबर। लेकिन मीडियम से सोचते हैं तो भारत हो या अन्य देश हो, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोन जो है उसका एक तरीके से ईरान के फेवर में वेपनाइजेशन हो जाता है, या वो एक तरीके से ब्लैंक चेक बन जाता है उनके लिए, और वहां वो टोल लगाना शुरू कर देते हैं, या अमेरिका मान लेता है कि ठीक है ये टेरिटरी आपकी है, और सऊदी अरब भी उसमें बहुत ज्यादा रजिस्टर चाहने के बावजूद भी नहीं कर पाता, तो फिर तेल की जो 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 भी कीमतें जो होंगी, जो गल्फ से तेल निकलेगा उसके अंदर अब जाहिर मान के चलिए कि जो है ये गल्फ ऑफ जो पर्शियन गल्फ है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वो प्रीमियम आपको कीमत में जोड़ना पड़ेगा। और वो प्रीमियम कौन पे करेगा? वो भारत पे करेगा, जापान पे करेगा, चाइना पे करेगा, कोरिया, जितने भी बड़े आयातक है वो पे करेंगे। तो अभी तो लग रहा है ठीक है, लोग परेशान थे, लग रहा था कहीं आणविक युद्ध ना हो जाए, तो लोगों को राहत मिल रही है। तो जो सेंटिमेंट्स हैं थोड़ा ठीक है, खासतौर से जो तेल जगत के अंदर। लेकिन अभी देखना होगा ये कितने टिकाऊ हैं। शॉर्ट टर्म बहुत अच्छा है, लेकिन मीडियम टर्म जो है, पूरा मिडिल ईस्ट जो है एक नई मुसीबत में आएगा। वहां पे एक नया जियोपॉलिटिकल दलदल जो है वो बनकर तैयार हो रहा है, और जो छोटे किंगडम है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बहरीन है, कतार है, कुवैत है, इन सब के लिए आने वाले समय में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो इस इलाके के अंदर बड़ा दबदबा इसराइल का था और सऊदी अरब का था। अब ईरान एक नई शक्ति के रूप में उभरेगा। 9 करोड़ लोग हैं, बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े संसाधन है उनके पास, और वो वहाँ की जो जियो पॉलिटिक्स है वो काफी बदलेगी आने वाले समय में। वो एक नई शक्ति बनेगा, और उसका असर तेल पे भी दिखेगा, ऑयल जियो पॉलिटिक्स पे भी दिखेगा। और आने वाले समय में ये जो कौतूहल आपने देखा है,
ये तो कहीं जाने वाला नहीं है। फर्क सिर्फ इतना होगा, इसकी शक्ल बदल जाएगी। हम्म। तो तनेजा जी, आप कह रहे हैं कि ईरान यूएस जो करने निकला था उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हमने होता हुआ देखा है। ईरान एक्चुअली यहाँ पर और स्ट्रांग होकर निकलता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है, ना सिर्फ स्टेट और हॉर्मुज के हिसाब से, बट जिस तरह की उन्होंने सामने प्रपोजल्स रखे हैं, 10 पॉइंट्स रखे हैं, अगर वो माने जाते हैं तो ऑब्वियसली वो यहाँ पर अपर हैंड पे हैं। अब यहाँ पर अगर इंडियन मार्केट्स की बात की जाए, कैसे देखते हैं आप यहाँ पर चीज़ें बदलता हुआ? जैसे आपने कहा एक शॉर्ट टर्म तरीके से अगर देखा जाए, दिक्कतें यहाँ पर भी थी। ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, कई दूसरे देशों में हमने राशनिंग आता हुआ देखा। इंडिया में शायद आता हुआ नहीं देखा, वो मैनेज हुआ ठीक से यहाँ पर चीज़ें। लेकिन आपको लगता है ये एक समय है जब यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर काम करना होगा? देखिए, हमारे यहाँ एलपीजी में तो दिक्कत हो गई, वो तो दिख रही है सड़क पे, आज भी दिख रही है। जो पेट्रोल डीजल पंप पे बहुत ज्यादा परेशानी हमको इसलिए नहीं दिखी कि वो दिखी जो हमारे तमाम शिप ब्राजील से आ रहे थे या पश्चिमी अफ्रीका से आ रहे थे या जो अमेरिका से आ रहे थे, वो शिप जो है उनको आने के अंदर 60 दिन का समय लगता है। अर्थात जिन ships हमारे जो समुद्री जहाजों से हमारी रिफाइनरीज को तेल मिलता रहा, वो सारे वो जहाज युद्ध से पहले के चले हुए थे। लिहाजा आम आदमी को उसका वो कोई जो है उसके ऊपर असर नहीं पड़ा, क्योंकि सप्लाई बनी रही। लेकिन अगर युद्ध 20 दिन और चलता तो जो तेल का आने का वहां डिस्ट्रप्शन शुरू हो जाता है। वो डिस्ट्रप्शन जो है वो दिखने लगता है, मैनिफेस्ट होने लगता, क्योंकि जितनी तेल की आवश्यकता रिफाइनरीज को, वो तेल उनको नहीं मिल पाता। तो लिहाजा चूंकि अब जो ठीक है, अब जो सीज फायर वगैरह जो भी हो गया, तो इससे थोड़ा सा राहत मिल जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि भारत के लिए जो कुछ भी हुआ है, जो युद्ध हुआ और अब जो सीज फायर हो रही है और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो ईरान के फेवर में है काफी हद तक, और तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। हमको एक नया एनर्जी डॉक्ट्रिन लेके आना पड़ेगा, नई सोच लानी पड़ेगी, एनर्जी सिक्योरिटी पे काम करना पड़ेगा। हम एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के थोड़े से लापरवाह हैं। हमारा कोई लॉन्ग टर्म विजन जो होना चाहिए, मुझे तो कम से कम वो नजर नहीं आता। और दूसरी तरफ हमको ये भी देखना पड़ेगा कि 33-34 करोड़ लोगों को हमने एलपीजी कनेक्शन तो दे दिया, बड़ा अच्छा किया है, और तमाम लोगों के हाथ में गाड़ी स्कूटर भी आ गया, बहुत अच्छा है, जरूरी होता है, हर एक का अधिकार है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो इसको सिक्योर कैसे करा जाए। 89% तो आप तेल बाहर से मंगाते हैं, भारी मात्रा में एलपीजी मंगाते हैं, तो इस सबको सिक्योर कैसे करा जाए? और जो सिक्योर है उसके लिए जरूरी होगा कि जो मिडिल ईस्ट है उस पर निर्भरता थोड़ी कम करें, अन्य जगह जाएं। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर हमारे 1 करोड़ लोग भी रहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था काफी इंटीग्रेटेड है, और एनर्जी हम कितनी भी कोशिश कर लें, सबसे सस्ती एनर्जी हमको यहीं से मिलती है। अर्थात ये हमको नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। ईरान से गैस पाइपलाइन हमको बनानी पड़ेगी समंदर के नीचे से। साथ में ये भी देखना पड़ेगा क्या कोई वहां से गैस या ऑयल पाइपलाइन भी ईरान से बन सकती है या नहीं बन सकती। कुल मिला के नई सोच जो है हमको लेकर के आना पड़ेगा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ये सबक था बहुत बड़ा। जो कुछ भी युद्ध खत्म हो गया, ठीक है। कल्पना करिए युद्ध अगर कहीं महीना या 1.5 महीना और चल जाता, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी उपभोक्ता के लिए, हमारे उद्योगों के लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे हाउस होल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा सुनामी होता वो। तो इसलिए उस लिहाज से तो अच्छी खबर है। लेकिन ये क्या हम इससे सबक लेना जरूरी है। सारा जोर होना चाहिए क्या सबक है और हम क्या आगे उसकी तैयारी कर रहे हैं कि दोबारा अगर ऐसा होता है हम अपने को कैसे सुरक्षित रखेंगे एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एब्सोल्युटली, क्लियरली एक लर्निंग है यहाँ पर निकल के आती हुई इंडियन मार्केट्स के लिए। बहुत शुक्रिया तनेजा जी साथ जुड़ने के लिए और वो सारा का सारा एनालिसिस यहाँ पर करने के लिए। हमारे साथ आप किशोर नारने भी हैं। किशोर,